नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। 2 बजे की खबरों की शुरुआत विकास दुबे एनकाउंटर मामले के साथ करेंगे, जहां पर यूपी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। खुद चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि जब विकास दुबे पर इतने सारे मामले थे तो वो जमानत पर कैसे रिहा हो गया, और बाहर निकलकर उसने वही किया जिसका अंदेशा था। विकास दुबे मामले में यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे की जमानत संबंधी सारे आदेश और रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के लिए कहा है। यूपी सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो नोटिफिकेशन जारी कर सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों को भी देखने की बात कही। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ ऑब्जर्व किया है और क्या डिटेल दी है इस पूरे मामले में, जो कि एनकाउंटर से भी रिलेटेड हो सकती है? उन्होंने कौन कौन सी रिपोर्ट अब तलब की है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम 5 पॉइंट की बात करें सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में, तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि हैदराबाद एनकाउंटर और इस एनकाउंटर के बारे में वहां से सुनवाई शुरू होती है। और उसमें कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये ठीक है कि हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ वो एक रेपिस्ट और एक महिला से रेप करने और उसकी हत्या करने के लोगों का एनकाउंटर था। यहाँ पुलिस वालों की हत्या करने वाले का एनकाउंटर था। लेकिन कोई अपराधी है, इसका मतलब उसके मार गिराया जाना वो उसका सोल्यूशन नहीं है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाए कि आखिर वहां से यहां तक उसे लाने में इसके पहले जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बयान आए थे, कोर्ट ने वो भी तलब किए हैं। साथ ही कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई कि इतने संगीन मामलों का अपराधी कैसे जमानत पर रहा था, और कोर्ट ने यह तलब किया कि कहां कहां से उसे किन किन शर्तों पर जमानत मिली, जमानत के ऑर्डर क्या थे, वो सब हम उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस और एक रिटायर्ड डीजीपी, इसकी अगुवाई जरूर होनी चाहिए जांच समिति में, ये शामिल होने चाहिए। और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि अपने सजेशंस के साथ आइए, साथ ही इस पूरे मामले में रिपोर्ट दाखिल कीजिए और ये बताइए कि आपके नोटिफिकेशन का खाका क्या होगा, वो खाका आप हमें दिखाइए। फिर हम बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेंगे। मंगलवार को ये सारी चीजें तलब की गई, यानी कल उत्तर प्रदेश सरकार सारी चीजें देगी और इसके साथ ही बुधवार को इसमें सुनवाई होगी। एक पिटिशनर ने जब ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह अधिकार नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पता नहीं किनको, रिटायर्ड जस्टिस को और डीजीपी को इसमें शामिल करने का सजेशन दे, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने तुरंत इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, क्या आपका आशय ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और ये सारे लोग स्टेट स्पॉन्सर होते हैं? कोर्ट ने कहा ये कीचड़ उछालना बंद कीजिए और अब बुधवार को इस मामले में आगे सुनवाई होगी। लेकिन मंगलवार को ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार किन किन लोगों के नाम सजेशन के साथ आगे आती है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, ये सीधा सपाट मामला तो है नहीं, पहले ही इसमें कई सारी पेचीदगियां सामने आ चुकी हैं। ये सामने आ चुका है कि विकास दुबे के तार किस तरीके से पुलिस वालों से जुड़े हुए थे, किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण उसे प्राप्त था, और ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है और कई सारी रिपोर्ट तलब की है। ऐसे में लगता है आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े लोग भी नप सकते हैं। देखिए नेहा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का अंदेशा था कि इस बार इस एनकाउंटर की जांच हो सकती है, क्योंकि क्योंकि इस पर सवाल पहले से खड़े हो रहे थे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही हाईकोर्ट के जज के पूर्व जज के अध्यक्षता में कमेटी बना दी थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने नई बातें कही हैं और उस पर सीधे सीधे सवाल भी उठाए हैं, तो सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इसे नए तरीके से या जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है वो करेगी। लेकिन एक बात और इसमें जुड़ती है नेहा, वो ये कि सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर विकास दुबे कैसे उसे लगातार जमानत मिलती रही। आपको याद होगा कि 2001 का जो एक मामला है जिसमें थाने में घुसकर विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों की हत्या, एक बीजेपी नेता की हत्या की थी जो उस वक्त मंत्री थे, उसमें 19 पुलिस वाले गवाह थे और उन तमाम लोगों को न सिर्फ जमानत मिली बल्कि इस पूरे मामले में लगभग वो इस केस से बाहर हो गया। तो
कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, उनका सवाल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सिर्फ एक सरकार नहीं, कई सरकारें, क्योंकि 2001 से लेकर अभी तक कई सरकारें रही, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि इस एनकाउंटर। तमाम जानकारी के लिए आपका। और साथ ही हमारे साथ संजय शर्मा जुड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। स्पीकर की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा है। उन्होंने दलील दी कि स्पीकर के फैसले को लिमिटेड आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन याचिका में वो ग्राउंड ही नहीं है। सिंघवी ने दलील दी कि 19 विधायकों के मामले अलग अलग हैं। स्पीकर सभी केस में मेरिट पर यह डिसाइड करेंगे कि ऐसे में स्पीकर के मामले में कोर्ट को दखल देने की जरूरत है भी या नहीं। सिंघवी ने राम नाईक के केस का हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि राम नाईक के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने 2 दिन का वक्त दिया गया था उन्हें, हालांकि 7 दिन का वक्त दिया जाता है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में फैसला दिया था। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रतीक कास्लीवाल हमारे साथ हैं। सर, आज क्या रहा कोर्ट में? कोर्ट के अंदर 10 बजे जो समय सीमा तय की गई थी उसके ऊपर सुनवाई चालू हुई और 1 बजे तक सुनवाई हुई, क्योंकि 1 बजे लंच ब्रेक होता है। वापस से सुनवाई होगी। मुख्य रूप से जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं उन्होंने अपने तर्क दिए हैं और जितने तर्क पिटिशनर के लॉयर्स ने दिए उनका रिबटल किया है। क्या मुख्य तर्क था उनका? बेसिक तर्क ये है कि जो स्पीकर है उसके पास पावर्स हैं नोटिस देने की और केस डिसाइड करने की, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो अभी हस्तक्षेप करना अगर जुडिशरी के द्वारा होगा वो प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी कोई भी ऑर्डर नहीं किया गया है स्पीकर के द्वारा, अभी सिर्फ शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो ये प्रीमेच्योर मूव है और ऐसी नजीरें हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इंडल्जेंस देने से मना किया है कि अभी स्पीकर को तय करना बच रहा है, उससे पहले हाईकोर्ट इंटरफेयर ना करे या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे, ऐसी नजीरें हैं। दूसरा, जो इशू पहले से सेटल्ड है कि संविधान का शेड्यूल 10(1)(a) क्या वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या 19(1)(a) की वायलेशन करता है, इस पे जो नजीर है 1992 में कियोतो के जजमेंट में ये इशू सेटल हो गया है। अब वो रेस इंटीग्रा नहीं रहा है, तो उस इशू को बार बार रीएजिटेट नहीं करना चाहिए। स्पीकर के पास जो पावर है उसके हिसाब से नोटिस दिया गया है विद इन द रूल्स, जो 89 के विधानसभा रूल्स है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। तो एनी एक्शन एट दिस स्टेज इज अ प्रीमेच्योर एक्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।